जैसा कि आपने कहा रंगमंच कर्मी है, उसे सारी अनुभव होने चाहिए, उसे सारे कार्य आने चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि एक अच्छा कुशल रंगमंच कर्मी पेशेंस वाला हो सकता है या अति उत्साही हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बहुत बड़ा भी एक्टर हो या बहुत छोटा एक्टर हो, बड़ा एक्टर या छोटा एक्टर वही बन सकता है जो पहले व्यक्तिगत रूप से सही और अच्छा आदमी हो। अच्छा जो इंसान होगा वो मैं उसको अच्छा एक्टर मानता हूँ। हमारे भारत विक्रम पॉडकास्ट के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को संदेश ये है कि सबसे पहले उनको अगर इंटरेस्ट है तो आके देखना चाहिए। दूसरे भी और प्ले जो होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें अगर रुचि है तो पहले तो देखिए कितनी शैलियाँ आ चुकी है, कितनी शैलियाँ हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके बाद आपको समर्पण देना पड़ेगा। भारत विक्रम श्रृंखला के आज के इस अंक में एक बार पुनः मैं वैशाली शुक्ला आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हमारे साथ उपस्थित हैं निर्देशक अभिनेता श्री राजकुमार कांबले जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगी कि आप एक अभिनेता भी हैं, तो यह आपके बचपन का सपना था? देखिए, सपना उस जिस उम्र में हम थे उस समय 25-26 साल के कॉलेज में पढ़ते, सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। मैं रहने वाला जबलपुर का हूँ, मध्य प्रदेश। तो मंच पे स्कूल कॉलेज में नाटक किए, फिर गंभीरता आना शुरू हुई। हमारे यहाँ निर्देशक जो अभी देश के बड़े निर्देशकों में गिने जाते हैं, उनका नाम है अलकनंदन। हाँ, वो काम करते थे, उनका एक ग्रुप था। तो कॉलेज में जैसे ही फाइनल किया तो उनके साथ जुड़ गए, तो बड़ा अच्छा लगता था, छोटे छोटे रोल करते थे। उसके बाद अचानक एक वैसे एक अमेचर थिएटर में ऐसी गंभीरता आती नहीं है, अचानक गंभीरता आने लगी, क्योंकि उस समय गंभीर प्ले हुआ करते थे, तो उससे अच्छा लगने लगा। फिर वो अमेचर थिएटर था। उसके बाद मैं 1980-81 में अपने मध्य प्रदेश में भारत भवन की स्थापना हुई, उसके इंटरव्यू वगैरह हुए, तो लकीली सिलेक्शन हो गया हमारा। वहाँ एक नई रेपेट्री जो एशिया में अपनी तरह की, हिंदुस्तान की ऐसी रेपेट्री थी जो एक विचित्र ढंग से बनी थी। यानी उसके जो निर्देशक थे श्री बी.वी. कारंत, उन्होंने उसकी प्रक्रिया बदल दी। जैसे पहले सिलेक्शन होता था, एनएसडी वगैरह था, तो उसकी अपने एक पश्चिमी विचार को लेके या पश्चिमी तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन होता था। यहाँ पे कारंत जी आए तो उन्होंने फोक पे और ख़ासकर मध्य प्रदेश के लोक जीवन पे या लोक शैलियों पे काम किया। तो डिफरेंट जो गांव थे, रामलीला थी या नौटंकी थी या अमेचर थिएटर जो कर रहे थे, उन बच्चों को उन्होंने चुना जिन्होंने नाटक ठीक से सुना ही नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन रामलीला की थी, नौटंकी करते थे, माच करते थे। वहाँ से उन्होंने कलाकारों का चयन किया। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा चयन भी हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से गंभीरता आना शुरू हुई, तो फिर प्रोफेशनल थिएटर हुआ। उसमें हमारे लोक कलाकारों से, लोक एक्सपर्ट लोगों से लेकर नेशनल और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल डायरेक्टरों, लेखकों के साथ करने का मुझे इन 30-40 सालों में अनुभव मिला। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जिस तरह हमने लोक किया है, फोक में, माच में काम किया है, पंडवानी में काम किया है, और मैंने नहीं, मतलब हमारे साथ का जो ग्रुप था उन्होंने काम किया। तो अच्छी बात यह है कि ज़मीन से लेके या मध्य प्रदेश के गांव से लेके जर्मनी, लंदन और अमेरिका तक के निर्देशक के साथ मौका मिला, उनके साथ काम किया। जैसा कि आपने बताया कि लोक कलाओं में भी आप पारंगत हैं और टेलीविज़न में भी आपने अनेक धारावाहिकों में काम किया है, फिल्मों में काम किया है। आपको ज़्यादा आनंद किस फील्ड में आता है? आनंद तो देखिए, अगर जिसकी शुरुआत थिएटर से हुई है, मंच से हुई है, रंगमंच से हुई है, तो वो टीवी, फिल्म
या हॉलीवुड चला जाए, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, एक एक्टर खड़ा मंच पे और जिंदा लोग देख रहे हैं उसको, और जीवित तालियां जो मिलती है, उसकी आत्मा वहाँ तृप्त हो जाती है। और ये आनंद फिल्मों में, ये मशीनों में नहीं मिल सकता। हालांकि मैंने किया, फिल्म में किया, टीवी में किया, लेकिन वो आनंद थोड़ी मिलता है, वो तो व्यावसायिक है मामला। यहाँ तो जीवंत अभिनय, जीवंत दर्शक बैठा है। गलती की आपने, फटाक से आपको गाली बक देगा, और आपने अच्छा किया तो दिल से, हृदय से ताली बजाता है। वही हमारा सबसे बड़ा सम्मान और हमारा अवार्ड होता है। आधुनिकता के इस युग में जहाँ पर टेलीविज़न और इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं, और यहाँ हम एक कोशिश कर रहे हैं विक्रमोत्सव के माध्यम से थिएटर आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने की, सभी समाज जन में एक जागरूकता फैलाने की। आपको 30 से 40 वर्ष का अनुभव है इस क्षेत्र का। कुछ आप युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश यह है कि एक अनुशासन से, ईमानदारी से, जो भले गांव में कर रहा हो, बहुत ही छोटी जगह में कर रहा हो, वो ईमानदारी से, अनुशासन के साथ अपना थिएटर करता रहे। क्योंकि अभी अच्छी बात यह है कि सरकार भी इस पर ध्यान देने लगी है, और छोटी छोटी ये इसी उत्सव में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, आपने नए लोगों को अवसर दिया। मैंने देखा, कल देखा, यहाँ जो पूर्व रंग चल रहा है, वो यहाँ के लोकल लोगों को बुला रहे हैं, उनको भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारी मंडलियाँ, बहुत सारे लोग इसलिए भटक जाते हैं कि वो ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा। तो ये तो इसका बहुत बड़ा प्रयास है कि आप नए लोगों को अवसर दे रहे हैं, जो थिएटर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या नाटक कर रहे हैं, या जो भी गायन में है। ये बहुत अच्छा है, और लोग इससे जुड़ रहे हैं, और इसका प्रचार मैं चाहता हूँ कि और होना चाहिए। अभी लोगों तक पहुँचेगा तो एक विशाल कैनवास बनेगा, और बहुत अच्छा। ये तो इसका विचार ही बहुत अच्छा है। एक अभिनेता के रूप में जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो उसका सिलेक्शन आप किस उससे करते हैं? मतलब कई बार होता है छोटे रोल भी आते हैं, कई बार बड़े रोल भी मिलते हैं। रंगमंच की बात करें या हम टेलीविज़न, दोनों की बात करें, तो आपका सिलेक्शन का तरीका क्या रहता है? सिलेक्शन यानी मैं एज एन एक्टर या एज एन एक्टर? एज एन एक्टर तो स्क्रिप्ट आती है अगर उसमें फिल्म या टेलीविज़न में, तो एक तो पूरी स्क्रिप्ट नहीं आती है, वो कटिंग पेस्ट वाला मामला रहता है। 8 लाइन तुमको बोलना, 2 तुमको बोलना, 4 तुमको बोलना। तो पहले तो कि आप जो काम कर रहे हैं, या फिल्म में कर रहे हैं, या सीरियल में, तो आपके पास तो वो थॉट है ही नहीं कि ये है क्या। बस कैरेक्टर पकड़िए, वो ऐसा कैरेक्टर है, उसकी उम्र ये है, वो अभी दुखी है, बहुत खुश है, या एक बाप का रोल है, या माँ का रोल है, या बेटी का रोल है, और ये लाइनें बोल दीजिए। वहाँ तो बोलने वाले साहब होता है। रंगमंच में ऐसा नहीं होता है। रंगमंच में अगर मैं एज ए निर्देशक बोलूँ, तो चूँकि मैं 30-40 साल जो काम किया है, अपना जीवन इसमें झोंका है, तो धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है। तो अब समझ ये आई है कि आप चुनौती लीजिए। ये जो धारा बह रही, इसमें बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो इस समय नाटक को फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है। जितने नाटक हो रहे हैं उसमें टेक्निक के अलावा जीवंत अभिनय है नहीं। उसमें मशीनें हैं, और उसमें पर्दे लगा दिए, सोलर लाइट जैसे वो फिल्म का पर्दा है। अरे तो फिल्म अलग है, उसको लोग टिकट दे के देखते हैं। मंच पे आप फिल्म क्यों ला रहे भाई? नाटक को नाटक रहने दीजिए। इसलिए मैंने ये चुनौती स्वीकार की, जो मेरा चतुर्भाणी आज यहाँ शो है, कि 500 साल पहले हमारे यहाँ जो प्ले होते थे, नाटक लिखे जाते थे, वो बिना यहाँ उस समय ऐसी तकनीक तो थी नहीं। ये जो विज्ञान की ये वाली जो टेक्निक आई है, ये नाटकों को भ्रष्ट कर रही है। टेक्निक के माध्यम से डांस आप देख रहे हैं, जो वो सर्कस दिखा रहे हैं। नृत्य कहाँ है हमारा? क्लासिकल वो कथक कहाँ है, या हमारी लोक शैलियाँ कहाँ है? और वो ये पाठ पढ़ाते हैं कि ये बैकवर्ड, पुरानी चीज़ें। अरे वो आपकी जड़ है, वो ज़मीन है। तो मैंने इसी नाटक को वो चुनौती के रूप में लिया। और 500 साल पहले अगर नाटक होते थे
तो मंच पे कोई सेट नहीं होता था, अभिनेता था, और एक अभिनेता अगर जो बोलता था उस पर दर्शक विश्वास करते थे, और वो बिना सेट के अपने संवादों से, अपने अभिनय से, अपने भाव भंगिमाओं से सीन पूरा दृश्य बना देता था कि अभी मेले में हूँ मैं, अभी मैं फलाने जंगल में हूँ मैं, अभी मैं एक झाड़ के नीचे बैठा हूँ। तो संवाद के माध्यम से और अभिनय से, भाव से क्रिएट करता दुनिया, और जीवंतता के साथ, और दर्शक उसको महसूस करते थे। अब इसी शैली को लेके इसको चुनने का, मेरा इस नाटक को चुनने का एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अभी इस समय में 2026 में रंगमंच को लेके जो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकारी भी बना रही है, उसमें कर यह रही है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब चूंकि पढ़ाया जा रहा है और लिखी हुई चीज़ें दिखाई जा रही है, उसको पढ़ रहे हैं। हमारा जो नाटक है या रंगमंच जो है वो तो प्रस्तुति का माध्यम है, वो पढ़ने लिखने वाली बात तो एक तरफ है, उसको पहले आप प्रस्तुत कैसे करेंगे, वहाँ पे चूक हो रही है। अब जैसे मैंने इसमें जो शैली थी उस समय संस्कृत थिएटर की, संस्कृत की जो शैली थी कि एक अभिनेता एक चक्कर लगा लेता है खाली मंच पे और बोलता मैं अब यहाँ पहुँच गया, और लोग विश्वास करते हैं। तो संस्कृत के जितने, जैसे आपके उत्तरी हुई, या रंग पट्टिका हुई, या ध्वज हुए, या जर्जर ध्वज हुए, या नांदी पाठ हुआ, उसकी जान रहती थी। नांदी पाठ इसलिए पढ़ा जाता था कि पूजन होता है मंच पे, नाटक अभी शुरू नहीं हुआ, पूजन होता था। पूजा से इतनी पवित्रता थी नाटक में, प्रस्तुति में, कि पूजन के साथ स्टार्ट करते थे और चारों दिशाओं को पूजते थे। और जो ध्वज लगाते थे वो इसलिए लगाया जाता था, जर्जर ध्वज उसका नाम है, कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति हमारे प्ले में ना पड़े। इसलिए मैंने, हमारे प्ले देखेंगे आप तो ध्वजों का इस्तेमाल है, पूजा का इस्तेमाल है, ये हमारे नाट्यशास्त्र में होता था। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि 2026 में जब दुनिया नाटक को फिल्म बनाने में लगी हुई है, मैं उसको जो हमारे नाट्यशास्त्र के भरत मुनि के जो विचार हैं उनको मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा ये कि नांदी पाठ पढ़ा तो दिया, ये जो अभी वर्कशॉप चल रहे हैं भरत मुनि नाट्यशास्त्र के, पढ़ा दिया आपने, समझा दिया कैसा है, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे करते थे ये पता ही नहीं है। वो चुनौती मैंने स्वीकार की है। तो इस तरह के संस्कृत के नाटकों की बहुत सारी चीज़ें हमारे प्ले में दिखेंगी आपको। विक्रमोत्सव एक माध्यम है हमारे संस्कृति को, सनातन धर्म को, और जितने भी हमारे पुरातन ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको संरक्षण करने का, और इसी माध्यम से हम हमारे प्राचीन नाट्यों को, लोक कलाओं को भी एक मंच पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी भी मैंने बोला कि सरकार, और इसमें सरकार शामिल है ना, तो सरकार इतना बढ़िया काम, खासकर रंगमंच का मैं प्रतिनिधि कहलाता हूँ, तो रंगमंच के लिए ये विचार रखना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस माध्यम से आप पुरानी सनातन संस्कृति को और पुरानी चीज़ों को आप एकत्रित करके एक तरह से आर्काइव कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियाँ इसको बहुत अलग अंदाज से लेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। जैसा कि आपने कहा कि ध्वज वंदना होती है, ध्वज स्थापना होती है, किसी भी नाट्य, जी, नांदी पाठ होता है। जी, हम मानते हैं भगवान है तो शैतान भी है जी। पॉजिटिव एनर्जी है जितनी, उतनी नेगेटिव एनर्जी भी है। बिल्कुल। आपने हॉरर शो में भी काम किया है। हाँ, एक शो आता था आहट जी, वो उसके बहुत सारे एपिसोड बने हैं जी, और एक फिल्म भी है, डरना जरूरी है। हाँ, डरना जरूरी है। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, तो उस फिल्म में मैंने एक छोटा रोल किया है। उसमें अनिल कपूर और मल्लिका शेरावत, इनके साथ मेरे 3-4 सीन हैं जी, और अच्छा सीन है। आपका कभी ऐसा नेगेटिव एनर्जी को लेके कोई अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? क्योंकि आप उसको फिल्म के, नाटक के माध्यम से
जनता तक पहुंचा रहे हैं कि हॉरर शो है, ऐसा ऐसा होता है, नहीं, कभी भी आपका खुद का कोई अनुभव ऐसा रहा? नहीं, सुनिए, ये दो चीज़ें आप एक साथ मिला रही हैं। पहली बात तो ये कि जो वो शो था, मैं नया बम्बई, ये अपना भारत भवन बंद हुआ था, मैं नया बम्बई गया था। तो आप बम्बई जब जाते हैं, इतना वो विशाल सिटी है, सबसे बड़ी समस्या वहाँ रहने की होती है। अब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरी शादी हुई थी उसी समय, तो मैं पत्नी के साथ गया था, रहने की समस्या थी। आप मकान ढूंढेंगे कि मकान का किराया देंगे कि आप खाना पीना करेंगे, तो वहाँ पे आर्थिक संकट तो होता है। मैं कोई करोड़पति की संतान नहीं हूँ, मिडिल क्लास से हूँ। तो वहाँ पे जो भी जाता है फिल्मों में काम करने, तो स्ट्रगल करता है जी। संघर्ष वहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हैं और आप इतने बड़े नहीं है कि आपके पास प्रोड्यूसर आएंगे कि आप आ गए, आइए आपके लिए ये रोल है, ऐसा भी नहीं है। तो संघर्ष करते, तो उन संघर्ष के दिनों में जो भी काम आपको मिलेगा, चूँकि आपको अर्थ की पैसे की ज़रूरत है, तो आप कर लेते हैं। उसमें इतना डीपली हमने सोचा नहीं। छोटा सा एक रोल था, उसको उन्होंने फिर बढ़ा दिया, अच्छा किया, अभिनय अच्छा लगा इसलिए बढ़ गया, लेकिन इतना डीपली हमने नहीं सोचा। और नेगेटिव एनर्जी के बारे में कि आप ही ने बताया कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो होगी, उसको लेके मैंने अभी तक प्ले में उसका इस्तेमाल नहीं किया है। उस विचार पे मैंने प्ले नहीं किया। मैं खुद इस सनातन संस्कृति या पौराणिक जो गाथाएं हैं या पुराना हमारा जो शास्त्र है, उस पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। चूँकि आपको 30 से 40 वर्ष का अनुभव है, देखिए खुद ऐसा माना जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें सफलता ही मिले, तो जब असफलता या आलोचना मिलती है तो उसको आप किस रूप से लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। लगता है कि हमने जो काम किया है वो पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरी कुछ कमजोरी रही होगी। और देखिए, जीवन में गुलजार साहब ने कहा है कि जीवन में सारा जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, है ना। गुलजार साहब के साथ मेरा अच्छा अनुभव रहा। उनके साथ प्रेमचंद की कहानियाँ मैंने की हैं, और गुलजार साहब अपने आप में वैसे ही लीजेंड हैं। उनने फिल्में बनाई, और गज़ल और कविता और गाने में तो उनका सानी नहीं है। तो उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। 5-6 एपिसोड मैंने उनके साथ किए। जैसे अभी आधे घंटे का एपिसोड आते हैं, उनके एपिसोड 1 घंटे के आते थे, और वो बहुत वैचारिक और साहित्यिक चीज़ों को उन्होंने पकड़ा, प्रेमचंद की कहानियाँ की। तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि एक जो 1 घंटे का एपिसोड था, उसमें सिर्फ 3 कलाकार थे। एक मैं था, रघुवीर यादव, और एक NSD की एक लड़की थी। तो उनके साथ काम करने में एक नया आनंद आया, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड नहीं है, उनकी कलात्मक अप्रोच है और बहुत शांतिपूर्वक काम करते हैं। जो काम करने आते हैं उसके पहले उनके दिमाग में पूरा खाका खुचा होता है कि हमको अभी क्या करना है, और 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करते हैं। आपने अनेक वर्कशॉप की हैं, जैसे अभिनेता और निर्देशक के रूप में मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने देखा आपकी वर्कशॉप लाइट साउंड पर भी रही है, लाइट पर भी रही है, मुखौटे कैसे बनाना है उन पर भी रही है। ये सीखने के पीछे आपका मतलब एक उत्सुकता अवश्य आपने ये सीखा है, या किसी करियर ग्रोथ के लिए? नहीं, देखिए, हमारे जो गुरु हैं मिस्टर BV कारंत, तो उनको बाबा कहते हैं हम लोग। तो बाबा की जो हमारी रंगमंडल में अप्रोच थी, उनकी अप्रोच थी कि टोटल थिएटर, मतलब संपूर्ण रंगकर्मी आपको बनना है। या फिल्मों में भी ऐसा होता है, लेकिन थिएटर में उनकी अप्रोच जो उनकी थी कि अगर आप एक्टिंग कर रहे तो एक्टिंग कर ली तो वो थिएटर नहीं है, वो रंगमंच नहीं है। एक अच्छे अभिनेता को अभिनय के साथ साथ बैक स्टेज भी आना चाहिए, उसको गाना आना चाहिए, बजाना आना चाहिए, नाचना आना चाहिए, उसकी स्पीच अच्छी होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको खीला ठोकना भी आना चाहिए, उसको सेट बनाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक्टिंग के साथ साथ आप मुखौटे, अच्छा आपने अच्छा प्रश्न किया, मुखौटे बनाने के लिए यहाँ पे उज्जैन के गफूर भाई, बहुत फेमस नाम है, नेशनल नाम हो चुका है वो, राष्ट्रीय स्तर का। गफूर भाई आए थे, उनसे हमने मेकअप और मुखौटे बनाना सीखा। वो अद्भुत व्यक्ति थे, अभी तो है नहीं, अद्भुत व्यक्ति थे, और उनका काम करने का इतना शांत तरीके से करते थे और बहुत फिनिश। तो उनको काम करते हुए देख के हमको लगा कि हमको सीखना चाहिए,
एक होता है ना कि आपको मार मार के सिखाया जा रहा है, आप नहीं सीख रहे, कि कोई मन नहीं है आपका। लेकिन उनके बनाने में गफूर भाई के उज्जैन के जो है इतना कलात्मक ढंग था, इतना इंटरेस्टिंग बनाते थे कि आप खुद मन होने लग जाएगा। इसलिए मैंने सीखा उनसे। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मास्क बनाना, मास्क में भी कागज़ के, पेपर मास्क और फोल्डर मास्क और प्लास्टिक मास्क तक। हाँ, ये जो आप फिल्मों में देखते होंगे ना, वो पूरा एक चेहरा बन गया कि फलाने विलेन ने उसका चेहरा पहन लिया था, ऐसा निकाला सिलिकॉन, वो तक सिखाया उन्होंने, वो हम लोगों ने सीखा है। आपको क्या लगता है कि एक कलाकार है, जैसा कि आपने कहा कि थिएटर रंगमंच कर्मी है, उसे सारी अनुभव होने चाहिए, उसे सारे कार्य आने चाहिए। हाँ। एक रंगमंच कर्मी को उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि एक अच्छा कुशल रंगमंच कर्मी पेशेंस वाला हो सकता है या अति उत्साही हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बहुत बड़ा भी एक्टर हो या बहुत छोटा एक्टर हो, बड़ा एक्टर या छोटा एक्टर वही बन सकता है जो पहले व्यक्तिगत रूप से सही और अच्छा आदमी हो। अच्छा जो इंसान होगा वो मैं उसको अच्छा एक्टर मानता हूँ। आपके अंदर आप इंसानियत नहीं है और आप दुष्कर्म करके अभिनय कर रहे हैं और अभिनय अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभिनेता नहीं मानता, अच्छा अभिनेता नहीं है। अच्छा अभिनेता का बनने के पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। हमारे भारत विक्रम पॉडकास्ट के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश ये है कि सबसे पहले उनको अगर इंटरेस्ट है तो आके देखना चाहिए। दूसरे भी और प्ले जो होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें अगर रुचि है तो पहले तो देखिए कितनी शैलियाँ आ चुकी है, कितनी शैलियाँ हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके बाद आपको समर्पण देना पड़ेगा और अनुशासन रखना पड़ेगा। समाज में एक जन जागरूकता फैलाने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं कि लोगों का रंगमंच की ओर आकर्षण बढ़े? देखिए, इसका सीधा सा आपको उत्तर बताऊं कि मैं रंगमंच क्यों करता हूं। क्योंकि मेरा विचार ये है कि मैं रंगमंच को, नाटक को मनोरंजन का माध्यम नहीं मानता हूं। मैं रंगमंच को या नाटक को व्यक्ति और समाज के बदलाव का माध्यम मानता हूँ। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप नाटक कर रहे हैं। नाटक देखने से दर्शकों का बदलता है विचार, और विचार बदलने के बाद बदलती है सोच व्यक्ति की, और सोच जब आपकी बदल गई तो सोच से बदलता है व्यक्ति, और व्यक्ति से बदलता है समाज। इसलिए मेरे लिए रंगमंच बदलाव का माध्यम है, समाज का भी, व्यक्ति का भी। आप बचपन से रंगमंच में हैं, जैसा आपने हमें बताया। अभी मेरा प्रश्न है कि क्या रंगमंच हर आयु वर्ग के लिए एक सही माध्यम है या बचपन से ही ये कला आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साउथ में देखिए, बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ पे सब्जेक्ट है इसके स्कूल में, स्कूल से ही, बचपन से अपने बच्चों को या बच्चियों को एक कलात्मक गतिविधि जरूर देते हैं कि बेटा तुम ये संगीत में चले जाओ, बचपन से ही। या महाराष्ट्र में बोलते हैं कि आप गायन में जाइए या वादन में जाइए, कोई एक चीज़ पकड़िए। बंगाल में बोलते हैं कि आप नृत्य में आप संपूर्ण बनिए। साउथ में बोलते हैं बचपन से ही बच्चियों को, लड़कियों को डांस में भेजा जाता है। तो ये तो बचपन से हर कला तो आना ही चाहिए भाई। कला से आपका हृदय कोमल बनता है, और जिसका हृदय ही कोमल है तो फिर व्यक्ति जब होगा तो कोमलता उसकी फैलती है, व्यक्ति बदलता है और इंसान बनता है। क्योंकि इंसान बनाने का माध्यम है कला, कोई भी कला हो चाहे। एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उसमें उनका एक सीमित आय होती है, और मुझे लगता है कि उस दौरान जब परिवार को चलाना होता है तो वो अपनी हॉबी की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब वही परिवार का मुखिया अगर रिटायरमेंट के बाद अगर पुनः अपने हॉबी को या रंगमंच को ज्वाइन करना चाहे तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद तो उसमें ज़्यादा उत्साह होता है, और जीवन का अनुभव का निचोड़ वो दे सकता है अपने अभिनय में भी, और वहाँ के जो बच्चे आ रहे हैं, बच्ची आ रही है,
उनको भी सिखाने में दे सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। उससे एक सुरक्षा, जैसे परिवार में सुरक्षा होती ना, तो वो पिता के समान वहाँ अपना भूमिका दे सकते हैं। और वो एक उनके लिए माध्यम भी बन सकता है, मनोरंजन का नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन हाँ डिप्रेशन से उबरने का वो आजकल देखा जा रहा है। बिल्कुल, उनको जैसे बिजी रहना चाहिए ना। उनको क्या, अब रिटायर हो गया, आपने 50 साल काम किया, 40 साल, अब मैं क्या करूँ, वो खालीपन दूर हो सकता है अगर बुजुर्ग भी आए। और दुर्भाग्य ये कि बुजुर्गों को लेके हमारे यहाँ हिंदी नाटक में तो नाटक लिखे ही नहीं जा रहे, या लिखे हैं या किए जा रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, नया नहीं हो रहा। जैसे एक समस्या बच्चों के नाटकों की है, वैसे ही बुजुर्गों के नाटकों की भी है। तो इस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? इस दिशा में मैं खुद बच्चों का वो करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, और राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जाके मेरे वर्कशॉप होते हैं। और लेकिन उनकी कोई बनी बनाई कहानियाँ नहीं या स्क्रिप्ट नहीं होती, बच्चे खुद बनाते हैं और खुद लिखते हैं, और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। निर्देशित डायरेक्ट नहीं करते, वो तो बड़ों को किया जाता है। उनको फैसिलिटेट करते हैं कि ये बच्चे में ये लिखने की विधा है, ये बच्चा कविता बहुत बढ़िया बोलता है, या ये बच्ची जो है डांस बहुत अच्छी करती, तो उस पर एक छोटे छोटे सीन बना के पूरा संपूर्ण नाटक बनाते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजकुमार काम्बले जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और अपने अनुभव हम सभी दर्शकों से साझा किए। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब ये दर्शकों तक ये बातें पहुंचेंगी तो ये प्रयास आपका, जो ये समारोह हो रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ेगी। और मैं जो प्रचार के लिए बोला था, वो प्रचार अपने आप फैलेगा और ज़्यादा। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद।